वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस में एक एडिटोरियल जो लिंक करता है फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ। ये एडिटोरियल जो है वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ने लिखा है, तो दैट मीन्स एडिटोरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इवन जो एडिटोरियल है वो हमें मेंस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है। मेंस के लिए हमें जो है वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, किस तरह से जो है वो मेरिट्स और डिमेरिट्स, या फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है रिगार्डिंग लाइक फॉर और अगेंस्ट, तो उस केस में फिर हम जो है वो यहाँ से कंक्लूजन तक उठा सकते हैं कि जो इन्होंने वे फॉरवर्ड सुजेस्ट किए हैं उसको हम नोट अपने पास कर सकते हैं और फाइनली फिर उसको लर्न करके अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस एक एडिटोरियल हमें जो है वो प्रॉपर जो है वो आंसर के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता है, एक इंट्रोडक्शन से लेकर जो है वो एक कंक्लूजन तक। जब भी हम कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमें एक बिल्कुल बेसिक बात का ध्यान रखना है, दैट इज कि हमें कंटेंट जो है, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इससे साथ में क्या है, हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉम्प्रहेंशन भी हमारा सॉल्व होगा और प्रेसी भी हम कवर करेंगे। और प्लस साथ में ये क्या रहता है कि जब हम एक एडिटोरियल को पढ़कर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उससे क्या है कि हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉपिक को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी बेहतरीन होगी। तो ये जो एडिटोरियल है, ठीक है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन के रिगार्डिंग है और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अगर हम अभी बात करें तो अपॉइंटमेंट हुई है लेटेस्ट। जो ज्ञानेश कुमार है अभी रिसेंटली जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुए और ये पहले पर्सन है जो न्यू बिल जो आया था अभी रिगार्डिंग लाइक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट बिल 2023, जिस बिल के अंडर जो है वो ये पहली अपॉइंटमेंट हो रखी है, इसलिए जो है वो ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर हम बात करें रिगार्डिंग लाइक इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, तो पहले इलेक्शन कमीशन देखो सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि 1950 में ये बन रखा है, ठीक है, और 25 जनवरी को जो है वो 1950 अगर हम बात करें तो ये बना था और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी जो है वो हम मनाते हैं। अभी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वो रहता है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में जो है वो अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदर इलेक्शन कमीशन। अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे, एक जनरल जी है, जैसे बिल अभी आया है इससे पहले जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो अदर इलेक्शन कमीशन है उनकी अपॉइंटमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जरूरी है। फिर इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए, हाई पावर कमेटी होनी चाहिए जो रेकमेंड करेगी कि किसको अपॉइंट करना है एज एन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कमेटी में इंक्लूड होंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये तीन मेंबर जो है इस कमेटी में होंगे और फिर ये कमेटी रेकमेंड करेगी कि किसको अपॉइंट करना है, यानी कि एक न्यूट्रलिटी जो है वो पूरी प्रॉपर बनी रहे और इम्पार्शियलिटी ना हो, कोई भी ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट में भी प्रॉपर जो है पूरी होनी चाहिए। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मार्च 2023 में जो है वो एक बिल आता है, ठीक है। ये बिल जो है वो फिर लिंक करता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट कि ये बिल में कहा गया कि अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होगी। लेकिन इस बिल में ना एक चेंज आ गया, एक कंसर्न जिसको कहते हैं, जो कि एडिटोरियल में भी बताया गया है कि ये जो बिल था ना इसमें जो सीजीआई थे ना उसको रिप्लेस कर दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि सीजीआई की जगह कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर, और ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने भी रेज कंसर्न किए। इवन काफ़ी जो अदर अगर हम बात करें लाइक जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि डिफरेंट लॉयर्स, उन सभी ने यहाँ पर बात की है। इवन लाइक फॉर्मर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि ये इसमें जो है वो फिर कंसर्न रहता है। तो ये इश्यूज, ये कंसर्न जो एडिटोरियल में मेंशन है उसको हम यहाँ पर आगे साथ में अब डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग इशू रहता है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर यहाँ पर एक इशू है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, किस तरह से। अब क्या है यहाँ पर देखो कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें जनरली मेजॉरिटी पार्टी, मतलब मेजॉरिटी जो रहेगी वो रूलिंग पार्टी की रहेगी। कैसे, देखो एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, ठीक है, रूलिंग पार्टी के, दूसरा वो कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा ये नॉमिनेट जनरली फिर ये तो मेजॉरिटी पार्टी से ही होगा, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसका ही होगा। एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बचेंगे सिर्फ सिंगल। तो अगर कोई डिसीजन वोटिंग के साथ लेना है तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है इन दोनों की वोट तो एक तरफ जाएगी, और ऊपर से कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के हर ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इसके क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। प्लस साथ में राइट टू इक्वालिटी भी इफेक्ट होता है जो कि आर्टिकल 14 है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि 3 पर्सन्स के नाम जो है वो
रखे गए, जैसे पहला नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने रखा, दूसरा नाम जो है वो सेम नाम जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उसको सपोर्ट किया कैबिनेट मिनिस्टर ने, और लीडर ऑफ द पोजीशन ने नया नाम दे दिया कि इनको अपॉइंट करो। तो फिर यहाँ पर क्या है कि सब मेरिट बेस्ड जो सिस्टम है वो नहीं रहेगा। अगर वोट के थ्रू फॉलो किया जा रहा है तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन दोनों ने जिसका नाम रेकमेंड किया होगा उसको जो है वो आगे जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे क्या होगा कि फेयर सिलेक्शन सिस्टम नहीं रहेगा, और इसमें फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलती है। जनरली क्या है कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से कि दो पर्सन्स ने कहा तो मेजोरिटी पार्टी मतलब मेजोरिटी पार्टी वाला ही बंदा जो है वो आगे जो है वो जाएगा, यानी कि रूलिंग पार्टी से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। मेजोरिटी मतलब जो मेजोरिटी में होता है वो सरकार बनाता है, और सरकार बनाता मतलब रूलिंग पार्टी। तो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहां पर रह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, और इससे क्या होगा कि एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का फिर लाइक इंडिपेंडेंट बॉडीज पे। इंडिपेंडेंट बॉडीज पे एक्सेसिव जो है वो कंट्रोल रहेगा, ये भी जो है वो एक इशू रहता है। और सारी की सारी कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कैबिनेट मिनिस्टर को जो है वो सीजीआई की जगह ले आए, यानी कि सीजीआई को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो फिर यहां पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका? ठीक है, तो पहला जो इंपैक्ट रहता है दैट इज कि ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको डाइल्यूट करेगा, ये डाइल्यूटेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, एक पहला। देन उसके बाद ये क्या कर रहा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसा है? जैसे कि मान लीजिए आपका मेजोरिटी पार्टी है या रूलिंग पार्टी है तो उनके पास मैक्स पावर जा रही है, क्योंकि देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एमपी के तो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है सेंट्रल लेवल पर, लेकिन वो एमएलए के भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन करवाता है। तो फिर अगर मान लीजिए कोई पार्टी जो है वो सेंटर में कोई अलग है और स्टेट में कोई अलग है, तो फिर उस केस में फिर वो कंसर्न रहता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है। ये रिड्यूस करता है न्यूट्रलिटी को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट इन नेचर है, तो उसके इंडिपेंडेंस को भी ये इफेक्ट करता है। प्लस उसके बाद एक कॉमन इंपैक्ट ये भी रह सकता है कि हम देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी अपने पर्सन को अपॉइंट कर रही है, ऐसा कोई ये चल रहा है, तो ये इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की तरफ कंसर्न जो है वो रेज हो जाता है। तो इससे क्या है कि जो लोगों का फेथ है ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में वो कम होगा। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक तो देखो पार्लियामेंट हो गई, सेकंड उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही इलेक्टेड लोगों ने आगे इसको अपॉइंट किया इलेक्शन के लिए। तो इसमें फिर क्या सुजेशंस रह सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड रह सकते हैं? तो हम एक बता सकते हैं कि इसमें सीजीआई को इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक न्यूट्रल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद यहां पर हमें फोकस करना चाहिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की तरफ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई पर्सन ठीक है वो किसी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो उसको अपॉइंट कर दो। हमें एक मेरिट सिस्टम को जो है वो फॉलो करना चाहिए। प्लस साथ में जो अभी प्रोसेस है ठीक है रिगार्डिंग लाइक बिल में जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई इसको एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर को जो है वो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो इस तरह से जो है वो आप पूरा जो है एडिटोरियल डिस्कस कर सकते हैं, और ये कोशिश करनी है हमें कि जब भी हम कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। 1-2 दिन मुश्किल होगी लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू।